नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीके विद विशाल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट्स करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई का मान है। एक खगोलीय इकाई का मान है तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1.5 गुणा 10⁻11 मीटर। अब बात करें दोस्तों खगोलीय इकाई की संदर्भ में, भौतिकी की दुनिया में खगोलीय इकाई का महत्व क्या है। दोस्तों, ये दूरियां मापने की बड़ी इकाइयां होती है, बड़ी दूरियों को मापा जाता है। जैसे खगोलीय इकाई रही, पारसेक रही, प्रकाश वर्ष रही। दोस्तों, इस खगोलीय इकाई का भौतिकी दुनिया में यह महत्व है, जब किसी नए पिंड की खोज की जाती है, जब किसी नए पिंड की खोज की जाती है तो उस पिंड की सूर्य से दूरी, उस पिंड की सूर्य से औसत दूरी अगर एक खगोलीय इकाई के बराबर है तो वहाँ पर जीवन संभव है, वरना नहीं। यह है खगोलीय इकाई का भौतिकी की दुनिया में महत्व। इसके अलावा भी प्रकाश वर्ष रहा, पारसेक रहा, ये बड़ी दूरियों को मापने के लिए काम में ली जाती है। दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अपना दूसरा क्वेश्चन है, हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लिगामेंट। लिगामेंट इसका राइट आंसर होगा, लिगामेंट। जबकि अपन बात करें टंडन की दोस्तों, हड्डी से मांसपेशी के जोड़ को कहते हैं टंडन। क्या कहते हैं? टंडन। दोस्तों, आपको पता रहे हड्डियों से मिलकर किसका निर्माण होता है रे? कंकाल का। किसका रे? कंकाल का। हड्डियों से मिलकर कंकाल का निर्माण होता है। और मानव शरीर में लगभग 206 कितनी 206 हड्डियां पाई जाती है, जबकि शिशु में 306। अब ये क्या मैटर है 206 और 306 का, तो ये आपको जब कंकाल पढ़ाया जाएगा, पर्सनल कंकाल टॉपिक, तो उस टॉपिक में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे 206 और 306 का। जब शिशु में छोटी छोटी हड्डियां बहुत अधिक मात्रा में होती है, वो 306 की संख्या में रहती है। और धीरे धीरे जैसे शिशु की उम्र बढ़ती जाती है, हड्डियां आपस में जुड़ती जाती है, मजबूत होती जाती है। और मजबूत होकर कितनी हड्डियां बन जाती है? 206। तो मानव शरीर में, सामान्य मानव में कितनी हड्डियां होती है? 206। हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। जबकि हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है मजबूती प्रदान करने को। अपन बात करें कंकाल की, कंकाल दो प्रकार का होता है, अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल। अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल। अपन बात करेंगे पूरे कंकाल की कब? जब अपना टॉपिक रहेगा कंकाल तंत्र, उसमें। अभी बात कर रहे हैं अपन हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लिगामेंट। क्या होगा? लिगामेंट। जबकि बात करें टंडन की तो टंडन कहलाता है दोस्तों हड्डी से मांसपेशी के जोड़ को। हड्डी से मांसपेशी के जोड़ को क्या कहते हैं? टंडन। क्या कहते हैं? टंडन। दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है। अपन बात करें दोस्तों विटामिन की दोस्तों, ये विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते, ये विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते, लेकिन ये हमारे शरीर का बैलेंस बनाए रखते हैं, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। दोस्तों, बात करें विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों विटामिन की खोज की थी फ्रेडरिक हॉपकिंस ने सन 1912 में विटामिन की खोज की थी। जबकि विटामिन नाम किसने दिया? दोस्तों, बात करें विटामिन नाम किसने दिया, तो विटामिन नाम दिया था दोस्तों फंक ने। किसने दिया था? फंक ने। अब बात करें दोस्तों विटामिन की होते कितने हैं, कैसे होते हैं, कौन जल में विलय है, कौन वसा में घुलनशील है। तो बात करें दोस्तों विटामिन की, तो विटामिन 6 होते हैं, ABCDEK। अब दोस्तों बात करें जल में घुलनशील और जल में है घुलनशील या वसा में घुलनशील विटामिन की, तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों BC। जबकि बात करें वसा में घुलनशील विटामिन की, तो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है ADEK।
अब बात करें दोस्तों इन विटामिन्स की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन्स की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, और डी की कमी से रिकेट्स या ओस्टिमलेशिया, बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ओस्टिमलेशिया रोग होता है। जबकि ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, जबकि के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता। आ गई होगी बात समझ में दोस्तों। विटामिन के बारे में पूरा अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन करेंगे अपन, अलग अलग टॉपिक लेंगे, हर टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों अपन बात करें फोर्थ क्वेश्चन की तो किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। तो आपको पता रहेगा दोस्तों तरंगदैर्ध्य के बारे में। जिस रंग की तरंगदैर्ध्य कम रहेगी, जिस रंग की तरंगदैर्ध्य कम रहेगी उसकी प्रकीर्ण की क्षमता, प्रकीर्ण यानी फैलने की क्षमता अधिक रहेगी दोस्तों। प्रकीर्ण यानी होता है फैलना, जबकि तरंगदैर्ध्य यानी होता है दूरी या लंबी दूरी तय करना। तो दोस्तों जिस रंग की तरंगदैर्ध्य कम रहेगी वो रंग फैलेगा ज्यादा, आसमान में ज्यादा फैलेगा वो। तो दोस्तों इसमें सबसे कम रंग की तरंगदैर्ध्य वो कौन सा रंग है जिसकी सबसे कम तरंगदैर्ध्य रहती है, बैंगनी की। किसकी, बैंगनी की। अब इसमें क्वेश्चन करें दोस्तों अपन क्वेश्चन करें दोस्तों इसमें तरंगदैर्ध्य के संदर्भ में कि किस रंग की ज्यादा रहती है, किस रंग की ज्यादा रहती है। तो दोस्तों लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा रहती है। अब इसका पता कैसे लगाएं, तो आपको पता होगा दोस्तों सूर्योदय से पहले सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, सूर्योदय से पहले सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है, वो यही रीजन है दोस्तों, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण वो लंबी दूरी तय करेगा। और लंबी दूरी तय इसलिए करेगा क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य अधिक है तो वो बिखरेगा नहीं। रास्ते में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में बहुत रंग, तो जिनकी तरंगदैर्ध्य कम रहेगी वो तो रास्ते में बिखर जाएंगे, लेकिन जिस रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक रहेगी, जिस रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक रहेगी वो लंबी दूरी तय करेगा, वो लंबी दूरी तय करेगा। तो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य ज्यादा है, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक है तो वो लंबी दूरी तय करेगा, बिखरेगा नहीं। इसलिए सूर्योदय से पहले सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, वो यही रीजन है दोस्तों, यही रीजन है। फिर बात करें दूसरे कॉन्सेप्ट की, आसमान हमें नीला दिखाई देता है, आसमान हमें नीला दिखाई देता है। अब आप बात कहोगे इसमें कि बैंगनी रंग की सबसे कम तरंगदैर्ध्य है, फिर भी बैंगनी रंग ज्यादा बिखरता है, इसलिए बैंगनी रंग का क्यों नहीं दिखाई देता। दोस्तों माना नीले रंग की तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग से कम है, नीले रंग की तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग से ज्यादा है, फिर भी हमें नीला दिखाई देता है। वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश के सातों रंगों में नीले रंग की मात्रा अधिक होने के कारण, नीले रंग की मात्रा अधिक होने के कारण वो बैंगनी की तुलना में नीला दिखाई देता है। जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य नीले रंग की तरंगदैर्ध्य से भी कम है। आपका क्वेश्चन ये उठेगा सर जी कि जब जिस रंग की तरंगदैर्ध्य कम रहेगी तो वो बिखरेगा ज्यादा। तो आसमान में बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य, आसमान में प्रकाश के रंगों की बात करें तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य कम है, बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य कम है तो वो बिखरेगा ज्यादा, मान लिया वो बिखरेगा। लेकिन प्रकाश के सातों रंगों में बैंगनी रंग की मात्रा बहुत सूक्ष्म है, बहुत कम है, इसलिए हमारे को बैंगनी रंग का आसमान नहीं दिखाई देता। जबकि नीले रंग की मात्रा आसमान में अधिक होने के कारण, नीले रंग की मात्रा सूर्य के प्रकाश में अधिक होने के कारण आसमान हमें नीला दिखाई देता है। तरंगदैर्ध्य भी कम है, लाल की अपेक्षा नीले की तरंगदैर्ध्य भी कम है, इसलिए भी आसमान नीला दिखाई देता है। आपको आ गई होगी बात समझ में दोस्तों। अब बात करें अपन अगले क्वेश्चन की अपना पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, मिर्ची का तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है, मिर्ची का तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कैप्सेनिन। फिर बात करें दोस्तों किरोटिन की, तो किरोटिन के कारण गाजर का लाल रंग, जबकि गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है। गाय के दूध में क्या पाया जाता है, किरोटिन। नाखूनों में क्या पाया जाता है,
क्या पाया जाता है? कैरोटीन। गाजर का लाल रंग क्या किसके कारण होता है? कैरोटीन की वजह से। अब बात करें दोस्तों लाइकोपिन की, लाइकोपिन दोस्तों टमाटर के लाल रंग के कारण। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। फिर बात करें दोस्तों एंथोसाइनिन की, तो दोस्तों पत्तियों का गुलाबी रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। फिर बात करें दोस्तों अपना क्वेश्चन है इंद्रधनुष कौन सी घटना पर आधारित है? इंद्रधनुष कौन सी घटना पर आधारित है? इंद्रधनुष कौन सी घटना पर आधारित है? तो दोस्तों आपको पता रहे तो ये तो निश्चित है, इंद्रधनुष की घटना वर्षा होने के पश्चात ही होगी। इंद्रधनुष की घटना वर्षा होने के पश्चात ही होगी। तो अपन भारतीय लोग अक्सर संस्कृति में कहा जाता है इंद्रधनुष की घटना होने के बाद कि ये श्री राम का धनुष है, जबकि गोरे लोगों की भाषा यह है ये रेनबो है। रेन यानी बरसात, बो यानी इंद्रधनुष, ये बरसात के द्वारा बनाया गया इंद्रधनुष है। तो दोस्तों विज्ञान की भाषा में पढ़े तो विज्ञान ये कहता है कि वर्षा की बूंदों का बड़ी मात्रा में सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकीर्णन किया जाए। वर्षा की बूंदों का सूर्य के प्रकाश का बड़ी मात्रा में, वर्षा की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का बड़ी मात्रा में अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकीर्णन किया जाए तो इंद्रधनुष की घटना सामने आती है। वो कैसे आती है मैं बता रहा हूं दोस्तों। अपवर्तन, अपन बात करें अपवर्तन की दोस्तों, अपवर्तन विशेष घटनाओं पर आधारित है। वो कैसे है दोस्तों? अपवर्तन की घटना केवल दो माध्यमों में, सघन से विरल और विरल से सघन, ये दो माध्यमों में वो कैसे होती है दोस्तों? अपन ने मान लिया ये सघन माध्यम है, अपन ने मान लिया ऊपर वाला विरल माध्यम है, ये हो गया अभिलंब। जब कोई प्रकाश की किरण इस विरल माध्यम में से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये घटना कब होगी? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब आपको बता रहे ये घटना बहुत ज्यादा रटने पर भी कभी कभी लोग भूल जाते हैं, तो मैं आपके लिए ये ट्रिक बता रहा हूं। अक्सर बिहार के लोग वी को बी पढ़ा करते हैं। तो वी यानी विरल और स यानी सघन यानी तो 20 गिनती में पहले कौन आता है? 20 पास में कौन आता है? 20 और दूर कौन आता है? 26। सघन से विरल 26। तो दोस्तों विरल से सघन में आएगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जबकि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी। ये प्रकाश के द्वारा जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, वो तो अभिलंब से परे चली जाएगी। इन दोनों घटनाओं पर आधारित है प्रकाश का अपवर्तन। आपको ध्यान रखना है इन दोनों घटनाओं का। अब बात करें मानव के द्वारा जो भ्रम उत्पन्न होते हैं, जिन्होंने वैज्ञानिकों ने अपवर्तन की घटना का परिणाम बताया है, जिन भ्रमों को मानव के दिमाग में जो भ्रम पैदा होते हैं, उन भ्रमों को वैज्ञानिकों ने अपवर्तन की घटना का परिणाम बताया है। वो कौन कौन से भ्रम है दोस्तों? अपन बात करें पहले भ्रम की, तो दोस्तों किसी भी पानी के अंदर, ये अपन बीकर है पानी का, इस बीकर के अंदर पानी भर दिया जाए, अगर इस बीकर में पानी भरने के पश्चात सिक्का रखा जाए, तो जब इस सिक्के को अपन साधारण मानव देखते हैं तो
साधारणतः इंसान को पता रहता है कि जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है वो एक किसी सरल रेखा से आ रहा होगा। जब इंसान को ये सिक्का दिखता है तो उसको अक्सर ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ उस घटना को। जब कोई प्रकाश विरल से सघन में आ रही है दोस्तों, विरल से सघन में आ रही है, विरल से सघन में आ रही है। अब इंसान को कब दिखेगी ये घटना, ये सिक्का कब दिखेगा? जो पिंड उस बीकर के अंदर रखा हुआ है, वो पिंड इंसान की आंखों में वो घटना कब प्रदर्शित करेगा? वो कब प्रदर्शित करेगा? जब उस पिंड से प्रकाश की किरण टकरा कर सीधी मानव की आंखों में जाएगी, तब वो पिंड, बीकर के अंदर रखा हुआ वो पिंड मानव को अक्सर दिखाई देगा और मानव प्रतीत करेगा कि ये पिंड जो बीकर के अंदर रखा हुआ है, वो शायद ऊपर उठा हुआ है। वो क्यों है दोस्तों? जब प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश करी और इस सिक्के से टकराकर जब सघन से विरल माध्यम में जा रही है, तो दोस्तों आपको पता रहे, मैंने बताया था, सघन से विरल माध्यम में जाने के पश्चात प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर चली जाती है। तो दोस्तों वो किरण अभिलंब से परे जाएगी और यहाँ पर खड़ा हुआ मानव ये सोचेगा कि ये सिक्का शायद यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि इंसान को ऐसे ही प्रतीत होगा, उसकी आंखों में जो लेंस है उस लेंस को यही प्रतीत होगा कि जो ये प्रकाश की किरण आ रही है वो सीधी आ रही है, सरल। जबकि मैंने बताया था सिक्का यहाँ है, इससे टकराकर प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो टकराकर अभिलंब से दूर होती चली जाएगी। जबकि इंसान को पता रहेगा, इंसान को भ्रम होगा कि यह प्रकाश की किरण सीधे यहाँ से टकरा कर आई है, और इंसान को सिक्का यहाँ रखा हुआ दिखाई देगा। ये कौन सी घटना पर आधारित है? तो दोस्तों यह है प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर। अब बात करें दोस्तों अपन दूसरी घटना पर, दूसरे भ्रम पर। दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं, आपको पता रहे तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि है चांद इतना मत चमक मेरी चांदनी में भी नूर है, चांद इतना मत चमक मेरी चांदनी में भी नूर है, काश तेरे चेहरे पर चेचक के दाग होते, सितारे अनेक नहीं केवल 7 होते। दोस्तों आपको पता रहे, अगला भ्रम रहेगा इंसान का कि तारे तो टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं। दोस्तों तारों की दूरी पृथ्वी से खरबों किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी से दूर किसी पिंड की दूरी बहुत छोटी है, बहुत कम है तारों की अपेक्षा। तो तारों से जब कोई प्रकाश आएगा वो कभी सघन से माध्यम से विरल में, कभी सघन से विरल, विरल से सघन, विरल से सघन, सघन से विरल। ये तारा है, इस पृथ्वी पर आएगा ये, तो इंसान को प्रतीत होगा, देखो यहाँ पर सघन से विरल में आ रहा है, विरल से सघन में, कभी अभिलंब से दूर जा रही है किरण, कभी अभिलंब से पास आ रही है। तो ये यहाँ पर खड़ा हुआ इंसान, जब ये किरण यहाँ से यहाँ आ रही है और यहाँ से यहाँ आ रही है, तो इंसान को पता रहेगा, उस इंसान के भ्रम होगा आंखों का कि ये किरण सीधी सरल रेखा से आ रही है। लेकिन जब ये किरण विभिन्न माध्यमों से लौट रही है, तो इंसान की आंखों में कभी आ रही है फिर रुक गई, कभी आ रही है फिर रुक गई। ये होता है, तारे हमको टिमटिमाते इसलिए दिखाई देते हैं, जबकि ग्रह जो पृथ्वी के बहुत पास में स्थित है उनके मध्य की दूरी कम है, वहाँ से प्रकाश सीधी रेखा में आएगा और सीधी इंसान की आंखों में आकर इंसान की आंखों को प्रतीत होगा कि ये ग्रह लगातार चमचमा रहा है जबकि तारे टिमटिमा रहे हैं। यह हो गया अपना अगला कॉन्सेप्ट। अब बात करें दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट में प्रकीर्णन की, तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में बता देता हूँ। प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलना। प्रकाश की किरणों का किसी कण से टकराकर फैल जाना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों केवल एक घटना पर आधारित। वो कौन सी है? सघन से विरल माध्यम में। प्रकीर्णन की घटना कब होगी दोस्तों? सघन से विरल।
ये मान लो ये ऊपर वाला सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ये अभिलंब हो गया। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन में 100% प्रकाश वापस आता है, जबकि परावर्तन में लगभग 50% प्रकाश वापस आ पाता है। घटना दोनों समान है, टकरा कर वापस जरूर आएगा, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ध्यान रखना है दोस्तों 100% प्रकाश वापस आता है। वो कैसे आता है? ये घटना है सघन से विरल माध्यम में। जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे गुजारी जाए, प्रकाश की किरण का मान इतना रहे, वो इस सघन माध्यम में से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो बिल्कुल अभिलंब से बहुत दूर चली जाएगी, बहुत दूर चली जाएगी। फिर देखें दोस्तों, अपन इस कोण को और बढ़ा दें, इस कोण को और बढ़ा दें तो जो ये किरण आ रही है, ये किरण इस बिचली लाइन पर, बीच वाली लाइन से गुजर जाएगी, तो इसे कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। फिर बात करें दोस्तों, इसका कोण और बढ़ा दिया जाए, और बढ़ा दिया जाए तो दोस्तों वापस ये प्रकाश 100% प्रकाश वापस सघन माध्यम में प्रवेश करा जाएगा, सघन माध्यम में प्रवेश कर जाएगा। ये घटना कहलाती है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब बात अपना 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है उत्प्लावन बल की खोज किसने की थी? उत्प्लावन बल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों उत्प्लावन बल की खोज की थी आर्किमिडीज साहब ने, आर्किमिडीज साहब ने। ये उत्प्लावन बल होता क्या है, मैं शॉर्ट भाषा में समझा देता हूँ आपको। जब किसी बीकर में आप किसी भी पिंड को डालोगे तो उस बीकर का पानी उस पिंड को ऊपर की ओर धकेलेगा, और ऊपर की ओर धकेलने पर वो पिंड ऊपर की ओर आ जाएगा, सतह की ओर आ जाएगा। वो कहलाता है उत्प्लावन बल। जब आर्किमिडीज साहब ने इसकी खोज की थी तो आर्किमिडीज साहब जब पानी के टब में नहाने के लिए उतर रहे थे, तो पानी के टब में नहाने के लिए उतरे, तो वो पानी के टब में से उतरने के पश्चात वो पानी उनको ऊपर की ओर धकेलता है, उनको ऊपर की ओर धकेलता है। तो आर्किमिडीज ने पाया कि ऐसा कौन सा बल है, पानी के द्वारा लगाया गया ऐसा कौन सा बल है जो अपने को ऊपर की ओर धकेल रहा है। तो आर्किमिडीज साहब ने जब ये पाया तो आर्किमिडीज साहब अंडरवियर में ही पूरे शहर में एक शब्द बोलते बोलते घूमते चले गए, यूरेका यूरेका यूरेका, मिल गया। तो दोस्तों ये घटना जब आर्किमिडीज साहब ने पाई तो आर्किमिडीज साहब ने नाम दिया इसे उत्प्लावन बल। अब बात करें दोस्तों माइकल फेराडे की, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, बिजली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये पहले वैज्ञानिकों का मानना था। वैज्ञानिकों का क्या मानना था? माइकल फेराडे से पहले जो वैज्ञानिक आए उनका मानना था कि बिजली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब माइकल फेराडे आए, उन्होंने सोचा कि बिजली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर बिजली उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों माइकल फेराडे ने लगभग 12 वर्षों तक खूब प्रयास किया, और लास्ट में जब ये चीज नहीं मिली तो वो चुंबक की रोड को अपनी प्रयोगशाला में फेंक कर जा रहे थे। तो वो चुंबक की रोड किसी गैल्वेनोमीटर के ऊपर से गुजरी। तो उन्होंने पाया कि गैल्वेनोमीटर की जो मापन था, गैल्वेनोमीटर जो बिजली का मापन था, उसमें कुछ डिस्टरबेंस हुआ। वो किसके कारण हुआ? वो चुंबकीय बल के कारण। तब पाया आर्किमिडीज साहब ने कि चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न किया जा सकता है। वो किसने पाया? माइकल फेराडे ने क्या पाया कि चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न किया जा सकता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने दिया था सिद्धांत? माइकल फेराडे ने। बात करें सीवी रमन की, तो सन 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 28 फरवरी 1930 को। उस दिन से दोस्तों 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है।
क्या मनाया जा रहा है? विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस। बात करें न्यूटन साहब की, तो न्यूटन साहब को श्रद्धांजलि देते हुए दोस्तों अपन आगे बात बढ़ाते हैं न्यूटन साहब की। तो सबसे पहले बल पर कार्य किसने किया था? न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया था? बल पर कार्य। बल पर कार्य। अब बात करें दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। न्यूटन ने। अब बात करते हैं दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन पर, अपने क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, कौन से रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती? कौन से रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती? मैं एक चीज बता दूं दोस्तों आपको, एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन का प्रतिस्पर्धी होता है। एंटीबॉडी एंटीजन का प्रतिस्पर्धी होता है। आपको एक चीज बता दूं, आपने अगर रक्त की आनुवांशिकी का अध्ययन नहीं किया है तो आप एक चीज याद रखना दोस्तों, किसी भी लक्षण का, मनुष्य ले लो, जानवर ले लो, हर इंसान, हर जीव में किसी भी लक्षण का निर्धारण उसमें उपस्थित जीन करता है। जीन किसी भी विशिष्ट लक्षण का निर्धारण करता है। तो रक्त समूह में, रक्त समूह ब्लड कितने जीन से मिलकर बना होता है? 3 जीनों से। कौन कौन से हैं? IA, IB, IA, IB और स्मॉल आई। स्मॉल आई में बता दूं दोस्तों, ये कमजोर जीन है कैपिटल A और कैपिटल B की अपेक्षा। दोस्तों इन तीनों जीनों से मिलकर रक्त का निर्माण हुआ है। इन तीनों जीनों से मिलकर रक्त का निर्माण हुआ है। अब बात करें दोस्तों एंटीजन और एंटीबॉडी की। आपने नाम सुना होगा साधारण भाषा में ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप सामान्यतः 4 प्रकार के देखे गए हैं, AB और O, AB और O। मैंने बता दिया था दोस्तों, मैंने एक चीज बता दिया था आपको कि एंटीबॉडी एंटीजन का प्रतिस्पर्धी होता है। जो एंटीबॉडी रहेगा उसका विपरीत एंटीजन रहेगा। और एंटीजन क्या होते हैं? जीन होते हैं। किसी भी रक्त में एंटीजन A है तो उसमें रक्त समूह कौन सा होगा? A। कौन सा होगा? A। अब बात करें दोस्तों अपन एंटीजन और एंटीबॉडी की। हमेशा रक्त समूह जैसा होगा, A होगा रक्त समूह, तो उसमें एंटीजन भी क्या होगा? A। रक्त समूह में एंटीजन क्या होगा? A का प्रतिस्पर्धी क्या होगा? एंटीबॉडी B। क्या होगा? B। हमेशा ध्यान रखना एंटीजन एंटीबॉडी का प्रतिस्पर्धी रहता है। समान एंटीजन मिल जाने पर, समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी मिल जाने पर रक्त की क्लॉटिंग हो जाएगी, रक्त का थक्का बन जाएगा और मनुष्य की मौत हो जाएगी। अपन बात करें दोस्तों एंटीबॉडी की, तो अपन बात करें B में एंटीजन क्या है? B। तो एंटीबॉडी क्या होगी दोस्तों? A। क्या होगी? A। अब दोस्तों बात करें थर्ड की AB की। जब एंटीजन AB है तो इसमें एंटीबॉडी बनेगी? कतई नहीं बनेगी, कदापि नहीं बनेगी। तो एंटीबॉडी क्या रहेगी इसमें? बिल्कुल भी नहीं, शून्य, कोई सी भी एंटीबॉडी नहीं रहेगी। तो अपना क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन कैसा है? कौन से रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती? तो वो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा AB में। AB में एंटीबॉडी क्यों नहीं होती मैंने बता दिया आपको अच्छी तरीके से। अब बात करें अपन नाइन्थ क्वेश्चन है दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हिप्पोकेस्ट्रस। फिर बात करें दोस्तों, अब बात करें अरस्तु की, तो जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। अब बात करें दोस्तों 10th क्वेश्चन की, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की। अब बात करें लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की। अपना क्वेश्चन है दोस्तों, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण का कार्य कौन करता है? एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात करें दोस्तों राइबोसोम की, तो दोस्तों राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण का। फिर बात करें दोस्तों लाइसोसोम की, तो दोस्तों लाइसोसोम को अक्सर आपको पता है आत्मघाती थैली कहते हैं। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम के भंडारण में सहायक है। किसमें? हाइड्रोलिटिक एंजाइम के भंडारण में सहायक कौन है? लाइसोसोम। फिर बात करें दोस्तों सेंट्रोसोम की, तो कोशिका विभाजन में सहायक कौन है? सेंट्रोसोम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है। अब बात करेंगे दोस्तों लास्ट टॉप 10 क्वेश्चन की अगले कालांश में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।